हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2020 में जितने भी क्वेश्चन आपके एस ब्लॉक से आए हुए हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं इस बार जेई मेन में उसका सोर्स क्या है। ये आप पढ़ रहे हो, डिटेल एनालिसिस फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चंस आर टेकन। क्या वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही एनटीए ने क्वेश्चन उठाए या कोई और भी मटेरियल उसने यूज़ किया इन क्वेश्चन को उठाने के लिए। तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स भी लगा रखे हैं जहाँ से ये क्वेश्चन उठाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके सोर्स की तरफ में मूव करेंगे। ठीक है, चलो पहला पहला क्वेश्चन कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला लाइन लिखा हुआ है लिथियम हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अमॉन्ग द अल्कली मेटल। तो देखो, आपको पता है कोई भी अगर आपके पास में मेटल है, ठीक है, अगर उसका क्या होता है, साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। साइज़ जब छोटा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके चारों तरफ जो चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और किसी के ऊपर अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे ये अगर छोटा सा मेटल है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल अगल बगल से आके सराउंड कर लेंगे। लेकिन वहीं तरफ अगर कोई बहुत बड़ा साइज़ वाला मेटल है तो उससे क्या होगा, इस पर चार्ज डेंसिटी है कम, तो इसके चारों तरफ जो थोड़े वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सिंपली आपका हाइड्रेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है साइज़ वाला वो डायरेक्टली अप्लाई होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये क्या है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को। पूछा है लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन पिरिडीन। लिथियम क्लोराइड जो है इनसॉल्युबल है पिरिडीन के अंदर। ज़रा ध्यान से देखना, आपको पता है अगर आप फाजांस रूल लगाओगे, यहाँ पे फाजांस रूल लगाओगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो लिथियम क्लोराइड है वो कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एक तरह का कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। यानी इसमें चार्जेस का सेपरेशन उतना ज़्यादा हमारे सामने नहीं है। और आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, तो अगर ये आयोनिक होता है यानी चार्ज होता तो ये आयोनिक के अंदर डिजॉल्व होता है, तो अगर ये कोवेलेंट है तो ये किसके अंदर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर जाके डिजॉल्व हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है इसको पिरिडीन लिखा गया है जो कि एक नॉन पोलर है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर इसको डिजॉल्व होना है। लेकिन इसने क्या लिखा है, इनसॉल्युबल है, तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि ये नॉन पोलर के अंदर ही जाएगा। पिरिडीन आपका नॉन पोलर तो उसमें सॉल्युबल होना चाहिए, इसने क्या लिख दिया, इनसॉल्युबल, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम कैन नॉट फॉर्म इथानाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विथ इथाइन। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक का भी पॉइंट है कि जब आप लिथियम की रिएक्शन किससे कराते हो, इथाइन से कराते हो, तो ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो लिथियम है ना ये उतना क्या होता है, बेसिक कंपाउंड बेसिक नहीं है। जैसे सोडियम क्या है, सोडियम बेसिक है तो आप इसके साथ में रिएक्शन देख लेते हो, लेकिन लिथियम उतना बेसिक नहीं, इस वजह से ये रिएक्शन को नहीं शो कर पाता है। तो ये बात भी सही लिखी गई है। अब बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम सही है। तो हमारे पास में गलत स्टेटमेंट क्या है, ओनली एंड ओनली बी ऑप्शन गलत है, बाकी ए सी और डी सही है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा। अब जैसे मान लो आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कि सर ये डी ऑप्शन आपने कैसे कर दिया करेक्ट, तो मैं कुछ आपको थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि अब देखो इसके सोर्सेस क्या हैं। क्योंकि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन है ना वो दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एक होते हैं थोड़े से लॉजिकल बेस्ड। लॉजिक पे तो लगा सकते हो, जैसे मान लो ये सेकंड वाला था थोड़ा लॉजिकल था, लेकिन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा याद होना चाहिए। तो अब हम इनके सोर्स देखते हैं तो इसको हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ एनसीईआरटी के क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे उसकी इमेजेस लगा रखी हैं। देखो एनसीईआरटी में 10.1.4 में हाइड्रेशन एंथैल्पी का एक इस तरह से कॉन्सेप्ट देके रखा है। यहाँ पे देख रहे हो ये पहला पॉइंट क्या लिखा है, लिथियम हैज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो अभी आप पीछे क्वेश्चन कर रहे थे कि किसकी हाइड्रेशन हाईएस्ट होती है, हाइड्रेशन एनर्जी, तो एनसीईआरटी में देख रहे हो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन करके रखा है। अगर आपको ज़्यादा लॉजिक पिन लगाना याद कर सकते हो तो सीधा यहाँ पे दिख जाएगा कि हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है। और देखो जो पिरिडीन वाला पॉइंट था ये देख रहे हो, नीचे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे देखो क्या एकदम साफ साफ लिख दिया ना यहाँ पे कि लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन पिरिडीन ऑल्सो। देखो अगर किसी को ना याद आ रहा हो तो अभी जो हम यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला पॉइंट है ना हमारे पास, लिथियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल। अब देखो यहाँ पे ये यही पॉइंट सीधा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन पिरिडीन। तो वहाँ पे मैंने लॉजिक दे दिया और आपको दिखा भी दिया कि देख लो एनसीईआरटी के किस पॉइंट से ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये भी सीखने को मिलती है कि हमको एनसीईआरटी पढ़नी कैसी चाहिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है खासकर इनऑर्गेनिक के लिए। और ये देखो रिएक्शन विथ वाटर यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा मेंशन ही किया हुआ है कि इट मे बी नोटेड दैट लिथियम हैज़ मोस्ट निगेटिव ई माइनस वैल्यू, इट्स रिएक्शन इज वाटर इज लेस विगरस
पढ़ रहे हो, लेस विगरस देन सोडियम विच हैज़ द लीस्ट, और यहाँ पे सारा उसका रीज़न भी दे रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से सब पॉइंट से, सबके सब आपके जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे NCERT से ही कहीं ना कहीं से उठाए गए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम और आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं जो हम उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे ही मैं बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आपको फैक्ट दिखाता जाऊँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस बार आया हुआ है। पूछा गया है कि बोरॉन हैज़ स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। तो देखो जो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 5, तो आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p1 लिख दोगे। बेरिलियम के लिए क्या लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4, क्या लिखोगे इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो यहाँ से जब आप बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो ये s ऑर्बिटल को टच कर रहे हो, और इससे निकालने जा रहे हो तो एक p ऑर्बिटल को, ये तो फुलफिल्ड है ना, ये थोड़ी ना भी फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड से निकालना आपका काफ़ी मुश्किल काम है। तो बेरिलियम की इसीलिए ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी इन कंपेरिजन टू बोरॉन। ठीक है, ये तो आपका रीज़न हो गया। अब इनके लिए पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब देखो लिखा गया है इट इज़ ईजियर टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p देन इन 2s। तो ये बात भी एकदम सही है, क्यों, क्योंकि 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस के थोड़ा सा ज़्यादा पास है, तो उसको निकालना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हमें सेकेंड पॉइंट क्या कह रखे रखा है आपका कि 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस देन द इनर इलेक्ट्रॉन। बात सही है कि अब जैसे p इलेक्ट्रॉन है तो उसके पहले s इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इसको क्या कर रहे होंगे, इस तरह से शील्डिंग दे रहे होंगे। तो जब इसको ये शील्ड कर रहे होंगे तो इसका निकलना क्या हो जाएगा, यहाँ से और आसान हो जाएगा। लेकिन s वाले इलेक्ट्रॉन को और कम इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इसका निकलना थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, लेकिन इसका निकलना और आसान है। रिपल्शन जैसी बातें कर रहा है। 2s इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। बात सही है, आपको पता है पेनिट्रेशन पावर जो होती है SPDF इस सीक्वेंस फॉलो करती है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। बोरॉन का ज़्यादा होता है, गलत। इधर आपको पता है जाने पे रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो बोरॉन का कम होना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट वाला नहीं है, समझ रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं पूछी गई है, सब की सब क्या है कंसेप्चुअल। जहाँ पे फैक्ट की ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे पक्का दिखाऊंगा कि वो चीज़ें कहाँ से ले रखें। ये एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली क्या आंसर टिक कर देंगे, फर्स्ट वाला करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अ मेटल ए ऑन हीटिंग इन द नाइट्रोजन गैस गिव्स अ कंपाउंड बी। ठीक है, बी ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O गिव्स अ कलरलेस गैस विच पास थ्रू कॉपर सल्फेट गिव अ डार्क ब्लू कलर्ड सोल्यूशन A एंड B आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, पूरे S ब्लॉक एलिमेंट में दो ही एलिमेंट हैं जो रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ में। कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो है लिथियम, और बिल्कुल दूसरा आप सही बता रहे हो, दूसरा है मैग्नीशियम। यही दो एलिमेंट हैं जो केवल और केवल नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लिखा है ना अ मेटल ए ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रोजन गिव्स अ कंपाउंड बी। तो यही दो मेटल हैं जो बस नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, और तो कोई रिएक्शन नहीं करता। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब देखो ये देखो सोडियम लिख के रखा, फोर्थ ऑप्शन में गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट और 3 में से ही कुछ ना कुछ आंसर है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बढ़ गई 50% मेरे आंसर करेक्ट होने की। अब आप खुद ही बताओ, जब आप मैग्नीशियम को अब देखो हमको ये भी पता चल गया कि ए वाला जो मेटल है वो तो मैग्नीशियम ही है, क्यों, क्योंकि 2 और 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो मैग्नीशियम को जब आप नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हो ना, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारे पास Mg3N2 कंपाउंड बनता है, Mg3N2 बनता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो थर्ड वाले ऑप्शन में क्या बोला, MgNO3 होल थ्राइस बोला, होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। बाकी देख रहे हो इतने क्वेश्चन की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये क्वेश्चन इतना काट दो, बस केवल पहला लाइन पढ़ा, ऑप्शन देखा, मेरा आंसर हो गया, तुरंत मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो अगर इस तरह का अप्रोच रहेगा आपका, तो आप इस क्वेश्चन को, आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी, टाइम बचेगा, और उसको टाइम को आप फिजिक्स और मैथ्स में दे सकते हो फिर। चलो लेकिन मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो मैग्नीशियम है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन किया, क्या बनाया मेरा Mg3N2 का फॉर्मेशन किया। फिर इसको जब आप वाटर के साथ में ट्रीट कर रहे हो, वाटर डालते हो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और N से NH3 निकल जाता है, यानी वाटर के साथ में रिएक्शन के बाद क्या बनता है MgOH होल ट्वाइस, और क्या बन जाता है मेरे पास NH3 निकल जाती है अमोनिया। अब यही अमोनिया को जब हम कॉपर के अंदर रिएक्शन कराते हैं तो मेरा क्या बनता है, एक डार्क ब्लू कलर का अमोनिएटेड सोल्यूशन बन जाता है। इसीलिए हमारा क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। और मैंने आपको बता भी दिया कि एग्जाम में हो तो बाकी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, पहले ही लाइन से क्वेश्चन हो गया, तुरंत आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलो अब देख लो ये भी पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं। तो देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे एकदम साफ साफ आपका मेंशन है, ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ो यहाँ पे।
लिथियम एंड मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट, और यही है बोथ फॉर्म अ नाइट्राइट। देख रहे हो, केवल यही दो हैं जो रिएक्शन करते हैं, बाकी कोई भी आपका रिएक्शन नहीं करता है। तो एनसीईआरटी में भी स्पेसिफिकली मेंशन है। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से एक बार एनसीईआरटी की टू द पॉइंट रीडिंग कर रहे हो तो आपकी गलत होने की क्वेश्चन की संभावना खत्म हो जाती है। 5-6 बार पढ़ लिया ना लेसन तो क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे, व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन, जब 393 केल्विन पे हीट करते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम क्या होता है बताओ? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको जब आप हीट कर रहे हो 393 केल्विन पे, 393 एबव नहीं लिखा, याद रखना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हो, ठीक है। सॉरी 393, ये गलती कर दी मैंने, ठीक है। कितने पे हीट कर रहे हैं इसको हम? इसको हीट कर रहे हैं हम 393 केल्विन पे। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा अपना लूज कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसमें गलतियाँ क्यों होती हैं? जनरली हमारी एक टेंडेंसी होती है कि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो हम अपना थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। हम सोचते हैं जब तक वो क्वेश्चन टफ नहीं होगा ना तब तक हमको तो एग्ज़ाम में आना ही नहीं चाहिए। तो इसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिसने ये ऑप्शन टिक लगा के आए थे, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट लगा दिया था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा दिया उन्होंने। देखो क्यों ज़्यादा दिमाग लगा, मैं एनसीईआरटी से दिखाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिख रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि जब कैल्शियम सल्फेट को 393 केल्विन तक हीट करोगे तो केवल यहाँ पे हाफ H2 बचेगा। ये 2 से 2 सब कैंसिल कर दो इस तरह से करके, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 H2 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये हाफ H2 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो। तो जब आप 393 केल्विन पे हीट करते हो तो केवल वो हाफ H2O तक बचता है। लेकिन अगर आप वहीं पे ज़्यादा कर देते हो, एबव 393 कर देते हो, तो नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे बचता है, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे पॉइंट उठा के रखा हुआ है, एनटीए ने किस तरह से इसने सेट किया है कि अगर आपने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो आप आइदर 1 पे टिक कर दोगे या 2 पे टिक कर दोगे। लेकिन अगर थोड़ा भी ठीक से पढ़े हो तो ये आपका 4th टिक हो जाना चाहिए। और वैसे भी कैसे कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो, क्योंकि एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट और डेड बर्न प्लास्टर लगभग सेम चीज़ें हैं, तो एक के दो आंसर तो हो नहीं सकते। अब 5H2O तो हो नहीं जाएगा, तो ये भी हटाओगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऐसे भी दिख जाएगा। लेकिन इसी कन्फ्यूजन में बच्चों ने डेड बर्न प्लास्टर या एनहाइड्रस लगा दिया था, जो कि गलत हो गया था, क्योंकि क्लियरली मेंशन है यहाँ पे एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो कि कितने टेम्परेचर पे क्या चीज़ें होती हैं हमारे साथ, ठीक है। तो होप करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन। अब ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, लॉजिकल है पूरी तरह से। देखो आपको पता है मैग्नीशियम के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो 3s2 आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। सोडियम के लिखोगे तो क्या लिखोगे, सोडियम के लिखोगे तो 3s1 लिखोगे। और वहीं पे अल्युमिनियम के लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसमें 3p1 चला जाएगा। तो इसमें फुलफिल्ड क्या है, इसमें मैग्नीशियम का जो आउटर शेल है वो फुलफिल्ड है, एस वाला फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डिफिकल्टी होगी। इसीलिए मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, अल्युमिनियम से और सोडियम से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आपको पढ़ाई होगा आपने। तो इसीलिए जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है वो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, तब अल्युमिनियम होता है, तब सोडियम होता है। मैग्नीशियम जंप कर जाता है, ठीक है। तो ये इसका कारण होता है। बस मैच कर लो वैल्यू के हिसाब से, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। तो एकदम लॉजिकल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे कर जाते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन। अब ये मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आया इस बार। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, तो आप ध्यान से देखो। आपको पता है जो अल्कली मेटल्स हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं चेंज करती। ये +1 में ही रहते हैं, भले धरती पलट जाए पूरी की पूरी, और ये वाले +2 में ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चेंज नहीं कर सकते। तो अब जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, यहाँ लिखा है पोटेशियम लिखा हुआ है ना, तो
सब ने कर दिया, तो यानी +1 ही होना चाहिए। ऑप्शन 3 तुरंत 10 सेकंड के अंदर वो बच्चा टिक करके आगे बढ़ गया। लेकिन जिसने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अब वो क्या करेगा, इन्हीं ऑक्सीजन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने लग जाएगा, पेरोक्साइड, ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में फंस के, और कुछ ना कुछ गलत टिक करके वो आ जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना, पोटेशियम लिखा हुआ है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, +1 पे वो कर जाएंगे। अब ये चीज़ आपकी यहाँ पे NCERT में भी लिख रखी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से, कि इन ऑल दीज ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड्स ऊपर मेंशन है, जो यहाँ पे ये देख सकते हो, अल्कली मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, और देखो ये तो NCERT का देख सकते हो, सॉल्ट एग्जाम्पल ही है। KO2 में पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हो। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि NCERT के इंटेक्स्ट से भैया आपके JEE मेन में क्वेश्चन आते हैं, तो बोलेगा पागल हो गए हो क्या तुम। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो NCERT के इंटेक्स्ट से ही उठा के उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है। तो ज़रूरत है, यहाँ से साफ पता चलता है, ज़रूरत है कि NCERT के एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ने के लिए। मैंने आपको थोड़े पॉइंट्स भी दिखाए कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लगा होगा अच्छे से कि किस तरह से हमको NCERT को पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।